उधर रखी हुई आपको बिना रिकॉर्डिंग बंद होगी तो हमने फिर से स्टार्ट करी और ये पेज लोड नहीं हो रहा है आगे का। नहीं ऊपर भी मतलब सिस्टम में कोई अभी तो मैंने पढ़ाया है ऊपर। Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right of cultural and educational right, and right to constitutional remedies. Right to equality is for all the citizens of India. Right to freedom, freedom के लिए क्या है? फ्रीडम का क्या मतलब हुआ यहाँ राइट टू फ्रीडम का? फ्रीडम ऑफ स्पीच, you have all freedom, whatever you want to do, you can do freely, maybe under the laws and rules and regulations. Okay. 6 freedom. We have 6 freedoms. कौन से? Freedom of speech and expression, assembly, peaceably and without arms. असेंबल कर सकते हो, अभी फार्मर प्रोटेस्ट में यही था ना, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स अलाउड था। फॉर एसोसिएशन और यूनियंस आप बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ट्रेड यूनियन, बहुत सारे यूनियंस आपने सुनेंगे, एसोसिएशन बने, आप बना सकते हैं, फ्रीडम है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन बॉर्डर के अंदर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी परमिशन ट्रैवल कर सकते हो। reside and settle in any part of the territory of India, कहीं भी आप घर खरीद के रह सकते हैं जहां जहां पे अलाउड है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप पूरी कंट्री में कहीं पे भी प्रोफेशन अपना या बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू फ्रीडम जो आपको मिला है। राइट ऑफ इक्वालिटी में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एंट्रेंस एग्जाम दो और आप पब्लिक एग्जाम का पास कर लिया तो यू कैन गेट एम्प्लॉयड इन एनी पब्लिक ऑफिस। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड लास्ट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले ब्रिटिशर सबको टाइटल्स देते थे, अब जब इंडिया को फ्रीडम मिला, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना तो ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल खत्म, मतलब टाइटल अबॉलिश कर दिया गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो उसके अगेंस्ट आपके पास राइट है कि आप उसे मना कर सकते हो। और यू कैन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपको इनमें से कोई भी आपको नहीं राइट मिल रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सीख कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन सिंस वी आर सेक्युलर स्टेट। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वी हैव राइट टू फॉलो practice any culture and we have a educational primary basic education की सबके पास राइट है अपनी कंट्री में। चलो नेक्स्ट वी स्टार्ट विथ फ्रॉम हियर। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 कैटेगरी, दीज आर राइट टू इक्वालिटी, जो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि आर्टिकल नंबर दे दिया, राइट टू इक्वालिटी, कौन से आर्टिकल के नंबर, 4 ऑप्शन दिए और आपको एक सेलेक्ट करना होगा, तो ये याद करना है।
राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 23 and 24, freedom of religion 25 to 28, cultural educational right 29 and 30, and constitutional remedies 32. तो इसको सीक्वेंस से याद कर सकते हो कैसे, EF या इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो EF²EC, जैसे भी याद करना उसका शॉर्ट फॉर्म बना लो. E stands for equality, then again F stands for freedom, then again E stands for exploitation, then F stands for freedom of religion, E stands for educational rights, and the last one is for constitutional remedy. तो इससे ना आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा, सीक्वेंस याद हो जाएगा तो आर्टिकल का भी याद हो जाएगा कि कौन सा वाला में 14 to 18 आएगा, फिर उसके बाद 19 to 22 आ जाएगा, आसान हो जाएगा आर्टिकल का नंबर याद करना. Previously, right to property was also guaranteed the fundamental right, लेकिन 44th Constitution Amendment पे इसको हटा दिया गया. It is only a legal right, constitutional right नहीं रहा. Apart from this, Article 12 and 13 deal with the definition of state and law respectively. Article 33 to 35 with general provision relating to fundamental rights. ये हम सब पढ़ेंगे. No fundamental right in India is absolute, and reasonable restriction can be imposed in interest of the state by valid legislation. In such a case, the court normally would respect the legislative policy behind the same. So यहाँ पे कह रहे हैं जो आपने बहुत सारे जो हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं उनका सुना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर क्या कुछ भी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना. यहाँ पे देयर कुड बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट. अगर आप स्पीच है, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग एंटी नेशनल, इफ यू आर टॉकिंग समथिंग विच कैन provoke any rights which can hurt the sentiment of any community, तो वो अलाउड नहीं है, वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. हर गवर्नमेंट या स्टेट या कोर्ट हैज अ पावर टू रेस्ट्रिक्ट द राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री. Okay, from the point of view of person to whom the rights are available, the fundamental right may be classified as follows. 15, 16, 19, 30 are guaranteed only to the citizen, which is 15, 16, 19, 30 अभी हम पढ़ेंगे. 15, 16 जो है वो आता है आपका राइट टू इक्वालिटी में, 19 आता है आपका फ्रीडम में, एंड 30 कम्स इन कल्चरल एजुकेशनल राइट. ये सब सिटीजन को मिलता है, गारंटीड है. 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 and 28 are available to any person on the soil of India. अगर वो इंडिया में है तो चाहे वो सिटीजन हो या चाहे फॉरेनर हो, अगर वो इंडिया में प्रेजेंट है तो उनको भी ये राइट्स मिलेंगे. ठीक है. एंड द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 15, 17, 18, 20, 24 आर एब्सोल्युटली लिमिटेशन अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर एज पर द डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज. ये उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है राइट गारंटी करने की. वन बाय वन जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ समराइज दिया हुआ है. व्हाट इज अ स्टेट? अब यहाँ पे आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया है. क्या कहते हैं स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट और लोकल और अदर अथॉरिटी विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. आए समझ में डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है? कौन कौन आता है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट मतलब आपका विधानसभा, ये भी आ जाएगा यहाँ पे, और लोकल अथॉरिटीज विच आर प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. लोकल अथॉरिटी कौन से हुए? पंचायत, नगर निगम, ये सब आते हैं यहाँ पे. द एक्सप्रेशन local authority refer to authority like municipality, district board, panchayat, improvement trust, port trust, mining settlement board, ये सब इसमें आते हैं स्टेट में.
In Ajay Hasya versus Khalid Mujib, the Supreme Court has initiated the following test for determining whether entities are instrumentally agency of state or not. स्टेट के डेफिनेशन में क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते. अगर कोई भी कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, अगर कोई भी कंपनी का सारा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो उसको स्टेट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? If the entire share capital is held by government, it is state or is it an agency of government? This is just a agency. LIC अभी तो फिलहाल थोड़ा इसका शेयर प्राइवेटाइज कर दिया गया है. चलो BSNL ले लो. BSNL के सारे शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास. इज इट अ स्टेट? इट इज नॉट अ स्टेट. ONGC, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या गैस, गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दीज आर ऑल कॉर्पोरेशन जहां पे शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है. तो क्या ये स्टेट है? नहीं, दिस इज नॉट अ स्टेट. Where the financial assistance of the state is so much as to meet almost the entire expenditure of the corporation, so यहाँ पे क्या स्टेट माना जाएगा? नहीं. अगर आप किसी को, कोई कंपनी को अगर सारा पैसा गवर्नमेंट दे रही है उनके डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, तो क्या उसको स्टेट मानोगे? नहीं. Whether the corporation enjoys a monopoly status which is conferred or protected by the state. जैसे कि कौन सी कंपनी है जो मोनोपोली है उसके पास? गवर्नमेंट कंपनी. किसके पास मोनोपोली है? रेलवेज. रेलवेज हैज अ मोनोपोली. तो क्या वो स्टेट बन गया? नहीं. इट इज जस्ट अ कॉर्पोरेशन. Existence of deep and pervasive state control may afford an indication that corporation is a state agency or instrumentality. मतलब कंट्रोल है अगर गवर्नमेंट का तो उसको हम स्टेट नहीं बोलेंगे. दिस विल ऑल्सो बी अ corporation. If function of the corporation are of public importance and closely related to government function, it will be relevant factor in classifying a corporation as an instrumentality or agency of government. तो depend करते हैं क्या function है. And if the department of government is transferred to a corporation, it would be a strong factor supporting an inference of the corporation being an instrumentality or agency of government. अगर कोई department है उसको corporate बना दिया, corporation में डाल दिया उसका काम. फॉर एग्जाम्पल, जो पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था और अब उसे कंपनी हो गया. इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी हुआ है वो मैम प्राइवेटाइजेशन हो गया तो अब कॉर्पोरेशन में आ गया है. नहीं, वो तो प्राइवेटाइज कर दिया, वो तो दूसरी चीज होगी ना. वो तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनी होगी. पब्लिक कंपनी थी उसको हमने प्राइवेट हैंड्स में सेल कर दिया, वो तो अलग चीज होगी. मैं बात कर रही हूँ इट वॉज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था और अब इसको कंपनी का काम, मतलब ये कंपनी करती है वो काम. जीएसटी वाला भी तो था, वो पहले डिपार्टमेंट अलग था लेकिन अब जीएसटी का पूरा कॉर्पोरेशन बन गया है. नहीं, जीएसटी कोई कंपनी नहीं है, इट्स स्टिल अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. बिग बाजार भी नहीं, बिग बाजार तो शुरू से ही प्राइवेट कंपनी है. आई एम टॉकिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ, अब बात करो गुड्स एंड सर्विस, तो ये तो अभी भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना. ये तो अभी किसी कॉर्पोरेशन में हुआ नहीं है. जीएसटी तो अभी भी गवर्नमेंट के पास है. कोई भी कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाती है. पहले डिपार्टमेंट्स बहुत अलग अलग थे लेकिन अब वो सबको कंबाइन करके जीएसटी कर रहे हैं. तो मुझे लगा शायद नहीं, वो तो एक्ट सेल कर दे, वो एक्ट हो गया, डिपार्टमेंट नहीं हुआ, वो एक्ट हुआ है. दिमाग चलाओ, फटाफट बताओ.
कॉर्पोरेशन नहीं है। तो फिर मैम वो क्या है, ये नीति आयोग बना हुआ है, वो डिपार्टमेंट है या फिर एजेंसी? वो एक कमिटी बनेगी नीति आयोग। नीति आयोग जैसे पहले होता था प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग बन गए। तो नीति आयोग के पास भी काम तो सेम ही है, बस नेचर चेंज कर दिया उसका। कंपनी नहीं, नीति आयोग इज नॉट अ कॉर्पोरेशन, नॉट अ कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम है पहले जो गवर्नमेंट करती थी या उनके डिपार्टमेंट्स करते थे, अब उसको कॉर्पोरेशन में, जैसे कि पहले अलॉटमेंट्स जो होते थे आपके, अलॉटमेंट ऑफ पैन हो गया, पैन नंबर है, इस टाइप का, अब वो कॉर्पोरेशन के पास कर दिया गया है, यूटीआई के पास। पैन अगर बनवाना है तो आपको कहाँ जाना होगा? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास। इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे काम पहले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करती थी, वो काम अब किसके पास चला गया है? कंपनीज, कॉर्पोरेशन। तो ये इसमें अब क्या है, जो यूटीआई है वो क्या स्टेट मानोगे उसको? नहीं, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट इज जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 gives teeth to the fundamental right. It lays down the rule of interpretation in regard to law inconsistent with or derogation of fundamental rights. Existing law relate to the law already existing in force, law which were in force before commencement of constitution. A declaration by court of their invalidity, however, will be necessary before they can be disregarded and declare that the pre-constitution law void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental right. 1950 के पहले भी तो एक्ट्स होंगे ना, जैसे अभी हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आया था वो आया था 1872 में, 1876 में, इसमें आया था बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या पार्टनरशिप है, सेल्स ऑफ गुड जो 1936 में आए थे, सेल्स ऑफ गुड 1932 में आया था, ये सब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स है। क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो इन सबको क्या वॉइड कर दिया या अभी भी है एग्जिस्टेंस में? अभी भी है एग्जिस्टेंस में। क्यों एग्जिस्टेंस में? बिकॉज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। ये जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में उसी के अकॉर्डिंग ये एक्ट है, इसलिए अभी भी वैलिड है। जो एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स थे, वो एक्ट को क्या कर दिया गया? वॉइड। फ्यूचर लॉज, अगर हम फ्यूचर लॉ की बात करें, जो लॉ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना था, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक अवे और ब्राइट द राइट कन्फर्ड, दैट इज राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट ये एक्ट्स नहीं देते हैं तो ये लॉ जो है वो क्या होगा? वॉइड, टू द एक्सटेंट टू विच इट कर्टेल एनी सच राइट्स। अगर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, अगर सेल ऑफ गुड्स में अभी हमने पढ़ा कि हमें फंडामेंटल राइट मिला, राइट टू फ्रीडम टू डू बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर लिख दिया कि आप गुड्स जो है आप सेल तो कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ के रेसिडेंट, मतलब जहाँ का आपको डोमिसाइल है, जिस स्टेट का डोमिसाइल है, वहीं कर सकते हो। तो क्या ये आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर्टेल मतलब कम करना। क्या आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहे हैं सेल ऑफ गुड एक्ट? कि वो कह रहा है कि अगर यूपी के हैं तो आप सिर्फ यूपी में सेल कर सकते हैं, आप कश्मीर में नहीं कर सकते। पर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या राइट मिला है कि यू कैन ट्रेड एनीवेयर इन द विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। तो ये एक्ट आपके सर्टेन फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये क्या पूरा का पूरा एक्ट वॉइड कर दोगे या सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोविजन को वॉइड करोगे? पर्टिकुलर प्रोविजन। तो यही लिखा है कि इट विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच इट कर्टेल एनी राइट। जो प्रोविजन आपके राइट को कम करे वही प्रोविजन वॉइड होगा, पूरा का पूरा वॉइड नहीं होगा। द वर्ड लॉ, हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी। देखो लॉ की डेफिनेशन फिर आ गई कि लॉ क्या होता है। लॉ की डेफिनेशन कहाँ दी गई? आर्टिकल 13 में। क्या क्या आता है? एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल,
regulation, notification, custom or trade usage having territory in India. ये सब हम पढ़ चुके हैं. लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या आता है. बाय 24th अमेंडमेंट यहाँ पे क्या आर्टिकल न्यू क्लॉज क्या इंसर्ट किया गया है. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368. ये हम आगे पढ़ेंगे. आर्टिकल 368 पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तभी तो समझ में आएगा ना. तो इसको भी यहीं छोड़ दो. Article 13 came up with a judicial review number of cases and the court have evolved doctrines like doctrine of eclipse, severability, prospective, overruling, acquiescence for interpreting the provision of Article 13. सब डॉक्ट्रिन पढ़ोगे आगे चल के, सब पढ़ोगे वन बाय वन कि ये क्या होता है. एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल को ओवरशैडो करते हैं, दैट इज एक्लिप्स. एक्लिप्स का मतलब यही होता है ना कि एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर रहा है. सेवरेबिलिटी अलग अलग करना, कैसे हम अलग अलग करेंगे. ओवररूलिंग कैसे किसी को ओवररूल कर सकते हैं, मतलब एक आर्टिकल को उसको इंपॉर्टेंस ना देके दूसरे आर्टिकल को इंपॉर्टेंस देना, दैट इज ओवररूलिंग. तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे. राइट ऑफ फर्स्ट राइट विच इज ग्रांटेड टू यू इज राइट ऑफ इक्वालिटी. राइट ऑफ इक्वालिटी हमको कौन सा आर्टिकल मिलती है. आर्टिकल 14, 15, 16, 17 and 18. राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. ये कौन से आर्टिकल में. आर्टिकल 14. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एज in evidence, Article 14 guarantees to every person the right to equality before the law or equal protection of law. The expression equality before law, which is borrowed from English common law, is a declaration of equality of all the person within the territory of India, implying thereby the absence of any privilege in favor of individual. Every person, whatever be his rank, position, वो किसी भी कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं. He has an equality if he is on the territory of India. Article 14 यहाँ देखो. कोई भी पर्सन जो इंडियन सॉइल पे है उसको आर्टिकल 14 का राइट मिलेगा. आर्टिकल 14 क्या कहता है, क्या पढ़ा हमने. आर्टिकल 14 क्या कहता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ की नजरों में सब बराबर है, चाहे वो इंडियन हो सिटीजन या कोई भी फॉरेन का. भाई बहुत सी फॉरेन कंपनियां अपने इंडिया में काम कर रही हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि हम इंडियन सिटीजन को केस जिताएंगे और फॉरेनर को नहीं जिताएंगे. लॉ की नजरों में सब बराबर है. The second expression, equality for protection of law, which is based on the last clause of the first section of 14th Amendment, that the equal protection shall be secured to all person within the territorial jurisdiction. उनके ऊपर कोई भी फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबके पास बराबर राइट होना चाहिए. Article 14 apply to all the person is not limited to citizen. It is limited to it is extended to foreigners as well. A corporation which is a juristic person is also entitled to the benefit of this article. This is important. Important मतलब क्यों, ये आप आगे एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ोगे जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे. ये प्रोविजन कह रहा है कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी. कंपनी, पहला क्वेश्चन है कंपनी सिटीजन होती है कि नहीं होती है. जो कंपनी है, कंपनी का मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन तो है नहीं. नेचुरल पर्सन वो होते हैं जिनका नेचुरल बर्थ होता है. कंपनी का नेचुरल बर्थ तो होता नहीं है. कंपनी फॉर्म बाय लॉ, कंपनीज एक्ट के तहत बनती है, तो इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. प्लस इट कैन नॉट वर्क बाय इट्स ओन. खुद के तो हाथ होते नहीं है, वो किससे काम करवाती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द
कंपनी, ठीक है। लीगल पर्सन मतलब दिस इज पर्सन आइडेंटिफाइड इन द आईज ऑफ लॉ। ऐसे तो ये एग्जिस्टेंस में तो होती नहीं है, एग्जिस्टेंस में कैसे आई है? बिकॉज ऑफ लॉ। ओके, तो इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पहली चीज। अब चूंकि ये पर्सन है, हम कह रहे हैं पर्सन है, तो क्या ये इंडिया का सिटीजन माना जाएगा कि नहीं सर? विल इट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया? सिटीजन माना जाएगा इसको? सिटीजन विल ओनली बी द पर्सन हु हैज अ नेचुरल बर्थ, इसको सिटीजन नहीं माना जाएगा। अब सिटीजन नहीं मान रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन कौन से दोगे इसको? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिलेगी सर? कहीं भी हमने अभी ऊपर हमने पढ़ा, 3 केसेस पढ़े, ये जो आर्टिकल्स दिए हुए फंडामेंटल राइट के, उसमें हमने 3 चीज पढ़ा। एक तो मिलता है सिटीजन को, कंपनी सिटीजन है नहीं। दूसरा ये मिलता है सिटीजन और फॉरेनर को, दोनों में क्वालिफाई नहीं करिए। और तीसरा लेजिस्लेटिव पावर, जो डिसाइड करेगा लेजिस्लेटर, ठीक है। अब यहाँ कंपनी को क्या कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलना चाहिए? आर्टिकल 14 तो आपको मिल रहा है, राइट टू इक्वालिटी इन द आईज ऑफ लॉ। एंड ऑल्सो वन मोर फंडामेंटल राइट इज गिवन टू द कॉर्पोरेशन व्हिच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज। आप कोर्ट में जा सकते हैं, कंपनी भले सिटीजन नहीं है पर वो कोर्ट में जा सकते हैं। कंपनी का क्या कोई डोमिसाइल होता है? डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब समझ में आता है? व्हाट इज डोमिसाइल? जहाँ क्या नेटिव हो, जहाँ क्या नेटिव हो। तो आप सबके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, बनता है वो नगर निगम से। तो क्या कंपनी का कोई डोमिसाइल होता है? होता होगा। और कहाँ का होता होगा? जहाँ का उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक। जब आप कंपनीज एक्ट में कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो ये वाला आपको पॉइंट आएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यहाँ पे सिटीजन के लिए सिर्फ, दिस इज ओनली फॉर सिटीजन, नॉट फॉर फॉरेनर्स, उनके लिए नहीं है। नो citizen shall be subject to disability with condition regard to access to shop, public restaurant, hotel, place of entertainment or use of well, tank, ghat, road, place, resort, which when whether wholly or partially out of state fund or dedicated to use of general public। पहले होता था ना अनटचेबिलिटी, जब होती थी या कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे अलाउ नहीं होता था। यहाँ पे कह रहे कि ये आर्टिकल इन सब चीजों को अबॉलिश कर रहा है। आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) and 15(6 create a certain exception to the right guaranteed by Article 15 and 2. Under Article 15(3), the state can make special provision for women and children। women and children के लिए special provision बना सकते हैं। It is under the provision court have upheld the validity of legislation executive order discriminating in favor of women। इसका केस अभी तो रिसेंट हर पार्लियामेंट डिस्कशन में ही आता है। सबरीमाला केस, सबरीमाला टेम्पल इज इन साउथ, वहां पे क्या था कि विमेन की एंट्री नहीं हो सकती है। तो क्या कोर्ट में केस किया कि वुमेन की एंट्री अलाउ होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के थ्रू ये राइट मांगा जा रहा था कि सिंस एवरी सिटीजन हैज राइट टू विजिट एनी प्लेस, तो व्हाई द वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड ओवर हियर। तो ये फंडामेंटल राइट का कोर्ट में क्या क्लेम है कि ये फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। तो डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग। हाँ, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। हाँ,
इसमें भी आ सकता है और उसके लिए सेपरेट प्रोविजंस भी हैं। हम ये प्लेटफॉर्म क्या दिया है यूनियन ऑफ इंडिया में? दिस इज केस लॉ, दिस इज केस लॉ। Article 15(4) permit the state to make special provision for advancement of socially educationally backward citizen, scheduled caste, scheduled tribe. यहीं से क्या राइट निकल गया था? रिजर्वेशन का। ये आर्टिकल क्या देती है? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ दीज ग्रुप्स। Inserted Constitution of India permit the state to make special provision for advancement of these caste for admission to educational institution like private educational institution, whether aided or unaided, or other minority educational institution. जो reservation system है ना, इसी के थ्रू, यही आर्टिकल के थ्रू आते हैं। State has right to make reservation for these particular community. Article 15(6) inserted a Constitution of India by the Constitution of 103rd Amendment. 103वां अमेंडमेंट के बाद क्या प्रोविजन इंसर्ट किया गया था? That this clause will prevent state from making any provision for advancement of any economically weaker section of citizen other than the class mentioned in clause 4 and 5. इनके लिए तो हमने अलाउ कर दिया कि आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। क्या हम उनके लिए भी गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो रिजर्वेशन करें जो इकोनॉमिकली वीक है, मतलब पुअर है? उनके लिए भी क्या रिजर्वेशन कहीं देखा है होता है? स्टेट के लिए, स्टेट के पास राइट नहीं है कि उनके लिए भी रिजर्वेशन करे, राइट नहीं है। Any provision for advancement of any economically weaker section of citizen other than the class mentioned above in so far for such provision relate to their admission to education institution, private education system, whether aided by the state or not, other than the minority education institution, which in case of reservation would be in addition to the existing reservation and subject to maximum of 10% of the total seat in each category. और कह रहे कि अगर गवर्नमेंट को कल को ये राइट अगर मिलता है, अगर प्रोविजन बनाया जाता है, तो कितना रिजर्वेशन दे सकते हैं? मैक्सिमम 10% ऑफ दैट क्लास। जैसे अगर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, उनके पास अगर 2% सीट का रिजर्वेशन है, तो इसका 2% में 10% रिजर्वेशन इस क्लास के वीकर सेक्शन को मिलेगा। मतलब जो पुअर शेड्यूल कास्ट है, अगर मान लो मेडिकल की, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें, अगर ऑल ओवर इंडिया 1000 सीट है, उसमें से 2% सीट एससी वालों को मिली, तो कितनी सीट इनके लिए रिजर्व हो गई? 2% मिली तो 20 सीट, 20 सीट। इसमें से कह रहे हैं कि मैक्सिमम 10% आप पुअर एससी वालों को दे सकते हो, मतलब 2 सीट आप रिजर्व कर सकते हो पुअर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए, जो अपनी इनकम सर्टिफिकेट अगर जमा करेंगे तो वो ये 2 सीट पे इनको पहले एडमिशन मिल जाएगा। समझ में आया? यहां तक आया? तो ये कैसे नोटिफाई किया जाएगा? द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम। फैमिली इनकम के थ्रू पता चलेगा कि आप वीकर सेक्शन में आते हैं कि नहीं आते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या पब्लिक ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट के लिए सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस से कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर इंडियन सिटीजन, आपके पास राइट है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, these are as under Parliament can make a law in regard to class or class of appointment to an office under government or state or union territory under any local authority within the state or union, residents within that state or union territory prior to such employment appointment shall be essential qualification। कर सकते हैं भाई, सिटीजन हो पर आप 10th पास नहीं हो, तो क्या आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिल जाएगा चांस कि आप अप्लाई कर सकते हो? हर एग्जामिनेशन के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कर सकते हो, उनके पास पावर है। जैसे अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है?
ग्रेजुएशन, यू शुड बी ग्रेजुएट। मतलब कि 12th पास आउट यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। ये कहाँ है? ये पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है। A provision can be made for reservation of appointment of post in favor of any backward class of citizen which opinion of state is not adequately represented under the service under the act. Reservation कर सकते हैं यहाँ पे भी कि SC, ST, OBC के लिए reservation होगा। Nothing in this article should prevent the state from making any provision for reservation in matter of promotion with consequential seniority to any class of post in service under the state in favor of scheduled caste or scheduled tribe which in the opinion of state are not adequately represented in the service under the state. तो promotion के केस में भी reservation कर सकती है गवर्नमेंट। Nothing in this article should prevent state from considering any unfilled vacancy of a year which are reserved for being filled up in a year in accordance with any provision for reservation as a separate class of vacancy to be filled up in succeeding year or such class of vacancy shall not be considered together with the vacancy of the year which are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation of total number of vacancy for that year। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं मान लो आज इस साल 1 लाख पोस्ट की वैकेंसी निकली थी जिसमें से कि 500 जो सीटें थी वो पर्टिकुलर क्लास के लिए रिजर्व थी। इस 500 सीट में सिर्फ 200 सीटें भरी, 300 सीट अभी वेकेंट है, इस साल नहीं भर पाई। अगले साल जब एग्जाम होगा तो अगले साल कितनी सीटें होंगी? फ्रेश 500 सीटें प्लस पिछले साल की 300 सीटें पूरी लोगे या आधी लोगे? एक लाख सीटों की वैकेंसी थी यूपीएससी के थ्रू, 1 लाख में से 500 सीटें थी SC ST के लिए रिजर्व थी। इसमें से एग्जाम हुआ तो SC ST बच्चे कम अपीयर किए होंगे, ठीक है, तो 200 सीटें ही रिजर्व हो, 300 सीटें अभी भी वेकेंट है जो रिजर्व थी ना। यहाँ पे वैसे आइडली अगर रिजर्व नहीं होती तो कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है कोई सीट मिल जाती, पर चूंकि रिजर्वेशन था तो उनको ये सीट नहीं मिली और ये सीट वेकेंट रही। इस पोस्ट पे कोई भी नहीं आया, इतनी जगहों पे वैकेंसी है। अगले साल जब एग्जाम होगा तो अगले साल एग्जाम में क्या ये पूरी की 300 सीटें लोगे या सिर्फ उसी साल का जितना सीट को कोटा होगा उतना लोगे? प्रैक्टिकली सोच के बताओ। एक बार ये 4th प्रोविजन पूरा पढ़ो, क्या क्या है 4th प्रोविजन पढ़ो, उसके बाद मुझे बताओ। तो यहाँ पे क्या है कि पुरानी जो वैकेंसी है वो उस पे स्टेट कंसिडर कर सकती है कि वो उस साल उस सीटों को अकॉर्डिंगली अलॉट कर सके, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो है, एक रिजर्वेशन का नियम है कि रिजर्वेशन आप 50% मैक्सिमम कर सकते हो। अगर 1 लाख सीट है एक साल में तो मैक्सिमम रिजर्वेशन कितना हो सकता है? 50%। गवर्नमेंट के पास कोटा है कि 50% सीटें वो रिजर्व कर सकती है फॉर दीज क्लासेस ऑफ पीपल। बचे 50% में वो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व सीट है वो। अब ये जो पिछले साल का जो सीट बचा था, क्या उसको 50% में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? कह रहे नहीं करेंगे, वो अलग है,
वो अलग भरी जाएगी, और ये जो 50% रिजर्वेशन है वो अलग इस साल का अलग है। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointment of post in favor of an economically weaker section other than the class mentioned to the subject of maximum 10%। ये अभी हम कर ही चुके हैं कि वीकर सेक्शन के लिए उस पर्टिकुलर, जैसे आप 500 सीटें SC ST वालों के लिए है, तो इसका अगर SC ST का जो वीकर सेक्शन है उसके लिए कितना सीट रिजर्व है, 10%। मतलब कितनी सीटें रिजर्व है टोटल, 50 सीट। 50 सीट इज फॉर द वीकर SC ST। इनको क्या यहाँ पे देना पड़ेगा, SC ST सर्टिफिकेट प्लस इनकम प्रूफ दोनों। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दिया गया है, सोशली बाइकॉट नहीं कर सकते। एबोलिशन ऑफ टाइटल, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टाइटल देती थी जैसे सर, राज बहादुर, नाइट, ये सब अब टाइटल किसी पर्सन को नहीं मिलेगा। आर्टिकल 14 प्रोवाइड करती है नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एक्रोमेटिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय स्टेट। मिलिट्री में अलाउड है टाइटल देना अकॉर्डिंग टू द रैंक, कर्नल, लेफ्टिनेंट, मेजर, ये सब आप मिलिट्री में दे सकते हो। एकेडमिक डिस्टिंक्शन में दे सकते हो, एकेडमिक डिस्टिंक्शन में दे सकते हैं, भाई डॉक्टर लगा सकते हैं नाम के आगे, टाइटल में दे दिया, उनके एजुकेशन के हिसाब से उसमें दे सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट किसी को भी टाइटल अवार्ड नहीं कर सकती। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, नहीं कर सकते। नो पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल व्हाइल ही होल्ड एनी ऑफिस और ट्रस्ट under the state should accept with the consent without the consent of president any title from any foreign state। मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस में, who are in the government service in the public office, वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट। मतलब फॉरेन मिनिस्टर हो गए हमारे, या फॉरेन मिनिस्टर का कोई डिप्यूटी है, ये लोग बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के कहीं और पे जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी और से सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकते। कि पता चला हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ब्रिटेन की भी गवर्नमेंट अगर सैलरी देना चाहेगी तो क्या वो प्रेसिडेंट से बिना पूछे सैलरी एक्सेप्ट कर सकते हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा उनका, बायस्ड हो जाएंगे ना थोड़ा सा। जिस कंट्री से वो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं या जिस कंट्री से वो पैसा रिसीव कर रहे हैं, उनके फेवर में हो सकता है वो काम करें। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी सिटीजन फॉर ऑफ द 6 फ्रीडम्स। ये हम फ्रीडम पढ़ चुके हैं। कहाँ, कौन से आर्टिकल के अंदर है? 19 to 22। द 6 फ्रीडम ऑफ सिटीजन आर freedom of speech expression, peaceable gathering, forming of association, moving freely, settle in any territory or carry out any trade profession all over India. These freedoms are those great and basic rights which are recognized as a natural right inherent in the state of the citizen. ये citizen के पास right है। None of these rights is absolute but certain reasonable restriction. Restriction लगा सकती है लॉ प्योरली फॉर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अंडर द स्टैट्यूट। भाई अभी हुआ ना पीसफुल, जब तक पीसफुली असेंबल कर रहे थे फार्मर्स तब तक दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट पीसफुल 26 को मार्च भी करना अलाउड था, या आप कर सकते हैं। यू कैन, राइट है ना आपके पास, यू कैन फ्रीली मूव, टेरिटरी ऑफ इंडिया रोक नहीं सकते मूव करने से। लेकिन उस समय भी फ्रीली मूव में भी स्टेट के पास राइट था कि उनको रूट अपॉइंट किया गया था।